हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी सीवीटी वन सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर 2025 का 20वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 19 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट वहाँ से मिलेगी। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ 20वां लेक्चर, जो कि 100 सवाल टोटल में रहेगी। 40 सवाल जीके जनरल अवेयरनेस से संबंधित रहेगी, 30 सवाल मैथ का और 30 सवाल रीजनिंग का। एनटीपीसी 2025 का सॉल्व पेपर सेट प्रैक्टिस के रूप में 20वां लेक्चर। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पहला सवाल, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर किन समूहों की पहचान नहीं की जाती है? राष्ट्रीय जनगणना में जो भारत के भीतर जो पहचान होती है वह कौन से समूह को नहीं किया जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो याद रखना, ये जो है ना, निरी जातीय नहीं किया जाता है। जनजातियों को किया जाता है, धार्मिक किया जाता है, अनुसूचित जाति किया जाता है, सारे किया जाता है, लेकिन निरी जातीय नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला सवाल। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई के समय जो है उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के काल में उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला सवाल। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो याद रखना, कोई भी विधान की अवशिष्ट शक्तियां वो सब संसद के अंतर्गत निहित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद के अंतर्गत जो है वह निहित है। अनुच्छेद 248 के क्लोज 2 में यह इसका जिक्र किया गया। ठीक है, तो याद रखना है, सारे जो अवशिष्ट शक्तियां वह संसद के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? ठीक है, जैसे लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके जो सर्वोच्च है पदाधिकारी, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा वजह सवाल पूछा गया। तो यार मैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वह पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, पशुपति की पूजा करते थे, यानी शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। उपनिषद क्या है? जबरदस्त सवाल। तो यार अपना, उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। नेक्स्ट आते हैं 7वां नंबर। तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है? तिब्बत में किस चीज का दूसरा नाम सांगपो है? तो याद रखना है, वह नदी है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की नदी जो है वह तिब्बत से होकर निकलती है और भारत बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सांगपो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। भारत की सबसे बड़ी वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? जबरदस्त सवाल। वनस्पतिक संग्रहालय भारत की सबसे बड़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखना, कोलकाता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में वनस्पतिक संग्रहालय सबसे बड़ी भारत की स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है? तो याद रखना, दूर से चमकते पिंड के तापमान को पायरोमीटर की यंत्र से निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर से। नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी? तो याद रखना, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। सेवाग्राम की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा। फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना, लेकिन विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। याद रखना है, विश्व भारती की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सन 1921 में। याद रखना है, यह महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट आता है अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में क्या मतलब जिक्र है? तो याद रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग, CAG, इसी का जिक्र है। कैग महालेखा परीक्षक, इसी का जिक्र है अनुच्छेद
1948 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? जबरदस्त सवाल, बहुत ही पुराना कप है यह, ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित है सीके नायडू कप। अगला सवाल, सार्वजनिक अति व्यय पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए? तो पंप प्राइमिंग जो है अवस्थिति के दौरान किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर सवाल। सवाल है कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह कौन सा है? तो याद रखना अशोक चक्र। शांति काल में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर की, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो याद रखना है बैरन आइलैंड जो है आपका अंडमान द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बैरन जो आइलैंड है, द्वीप है, जो ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। और याद रखना है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है और एकमात्र भारत का सक्रिय, यानी हमेशा यह जो है हमेशा लावा निकलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? शानदार सवाल है। तो जब मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण हो जा रहा है उसे प्रक्षालन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्षालन। अगला सवाल 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं का वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होती है? तो याद रखना है निरंतर तापमान अगर ऊष्मा का संचरण हो रही है वह संवहन के द्वारा हो रही है, संवहन के माध्यम से हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पोलियो किस कारण से होती है? तो याद रखना पोलियो एक वायरस के कारण होती है, यानी विषाणु के कारण होती है, ठीक है। याद रखना है पोलियो एक विषाणु के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नियत विदेशी मुद्रा दर में कौन बदल सकता है? तो याद रखना नियत विदेशी मुद्रा दर को कौन बदल सकता है? तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बदल सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जो है वह नियत विदेशी मुद्रा दर को बदल सकता है, ठीक है, आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 20 नंबर। भारत के संविधान की व्याख्या करने के अंतिम प्राधिकार किस संस्था को जाता है? भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो प्राधिकार है वह अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार है, मतलब अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि नीति आयोग में नीति का मतलब क्या है? नीति का आयोग, नीति की आयोग की स्थापना जो है यह योजना आयोग की जगह ली थी, ठीक है। यह एक थिंक टैंक, भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है इसे, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यार 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। याद रखना है सुमन बेरी इसके मतलब उपाध्यक्ष है और आपके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ एम बी का स्क्वायर, यही होती है गतिज ऊर्जा, 1/2 एम बी का स्क्वायर। एम मतलब द्रव्यमान मास और वी इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू एम इंटू 1/2 हाफ एम बी का स्क्वायर काइनेटिक ऊर्जा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 23 नंबर। बैंक में जमा की गई रकम जो पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आरहित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सावधि जमा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी धन है जिसे पूर्व निर्धारित समय से पूर्व ही उसे निकाला नहीं जा सकता है उसे कहते हैं सावधि जमा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का जबरदस्त सवाल है। अगला सवाल फिर इकोनॉमिक्स का पूछा है। उपाय और युक्तियां यानी आरबीआई के द्वारा प्रावधान के किस अग्रिमों पर भार होती है? तो ये राज्य सरकार पर भार होती है, जो कि उपाय और युक्तियां जो है वह राज्य सरकार के आधार पर आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद होती है? कौन सा जो है वार्षिक आमद देता है? तो ये होती है कॉर्पोरेट टैक्स और आयकर इनकम टैक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। संघीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा अगर कहीं से इनकम आती है तो वह कॉर्पोरेट टैक्स से आती है और इनकम टैक्स से आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से किसका संबंध है? तो जरा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो जरा कौन सा स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? स्वातंत्र का संरक्षण करता है तो जरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये आपका क्या है? रिट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी करती है उसी में से एक रिट जो है हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह होती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है? तो जरा 32, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? जरा 226, ठीक है, सब याद रखना, ये सब सवाल बनता है। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, शून्य काल जो है वह क्या होती है? तो जरा शून्य काल किसे कहते हैं? तो जरा जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाए, जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाए, जो कि जो सुबह 12 बजे शुरुआत होती है, इसी को कहा जाता है शून्यकाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जब सर्वाधिक महत्व विषय पर उठाया जाए। नेक्स्ट आता है अगला सवाल 29 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वह निम्न में से कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक का कौन सा अनुच्छेद में जिक्र है? तो यह 110, इंपॉर्टेंट है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह धन विधेयक है या नहीं है, इसका जिक्र कौन करेगा? इसका हाँ या ना कौन करेगा? तो इसकी जो कार्यभार है वह लोकसभा अध्यक्ष पर होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर, मनसबदारी प्रथा जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? बहुत शानदार सवाल है। मनसबदारी प्रथा जो है वह किसके द्वारा लागू हुई थी? तो यह अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा जो है प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली है यह, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो याद रखना है अकबर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 31 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो बहुत शानदार सवाल है, याद रखना है लोथल। लोथल जो गुजरात के खंबात की खाड़ी के भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है यह, तो इसी को कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सही क्रम हमें ज्ञात करना है, सही क्रम हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या हुई थी? तो सबसे पहले देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले हुई थी साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन जो है आपका हुआ था कब? तो याद रखना ये 1927-28 में हुआ था, 28 मान लेते हैं, 27-28, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका वह कब हुई थी? तो याद रखना यह जनवरी 1930 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? तो याद रखना उसके बाद गांधी जी इरविन समझौता यह 1931 में हुई थी, ठीक है। और जो सामुदायिक आवाड है यह 1932 में हुआ था, ठीक है, समझ गए। तो याद रखना सबसे पहले बी यानी साइमन कमीशन, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर जनवरी 1930, फिर गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च को, और कम्युनल अवार्ड जो है वह 1932 16 अगस्त को, ठीक है। तो बी सी डी ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी ए। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल 33 नंबर, भारत ने पुर्तगालियों को गोवा से कब मुक्त कर दिया था? तो भारत ने पुर्तगालियों को गोवा से जो है वह 1961 में मुक्त कर दिया था, लगभग 18 से 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, याद रखना है। गोवा से जो है इसे मुक्त कर दिया था, तो किसको? तो याद रखना है गोवा से आपका पुर्तगालियों को, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उन समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, ये पौधे मुख्यतः जलीय रूप है तो उसको कहा जाता है वह थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो जो सबसे दूर में होगा बृहस्पति, ऑप्शन के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हैं तो क्या होगी? तो याद रखना ये जो होगी वह
CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप तूतीकोरिन या पारादीप या कांडला या मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। तो यह रखना, सबसे पहले तमिलनाडु तो जाना ही पड़ेगा, उड़ीसा, गुजरात, ये जो है आपका ये सारे इसी जगह पर स्थित है, केरल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला सवाल। जैसे तूतीकोरिन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। उसके बाद देखो पारादीप तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो कांडला गुजरात में स्थित है। ये सारे जगह जा सकते हैं लेकिन केरल में नहीं जा सकते। नेक्स्ट आता है अगला सवाल। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसे को भरना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक कौन सी होती है। तो यार 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 39 नंबर की भारत की उत्तरी मैदान की वृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा कौन सी है। भारत की मतलब उत्तरी मैदान में जो है सबसे ज़्यादा फैले हुए मिट्टी का नाम क्या है। तो यार जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी लगभग 45.46 लगभग 46% फैला हुआ जलोढ़ मिट्टी से। अगला सवाल है कि कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यह है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वह 1915 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए 40 सवाल जो है हम लोग जीके जीएस से संबंधित सवाल सभी देख लिए। अब हम लोग आते हैं 30 मैथ का। ठीक है, और वो भी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ CBT 1 NTPC का। तो जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ तो प्लीज़ बने रहिएगा। सवाल इसे दिया गया है, इसको हम लोग हल करना है। बॉडमस का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस जैसे यहाँ 6 दे दिया गया है, इसको पहले हल करेंगे इसको। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 9 और 3 हो गया आपका 12 और 2 14 यानी -14। ठीक है, तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया और -14। इधर कितना आया -14। ये टोटल का मान -14 होगा। तो माइनस और माइनस प्लस और 14 और 6 को अगर गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे अभी तो छोड़ दीजिए अभी। तो ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू -14। अच्छा इधर भागा है ना, तो भागा इधर 7 1 प्लस आपका 7 1 प्लस -2 -1 है। ठीक है ना, तो इसको पहले अब हल करेंगे। तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो गया आपका, इधर 1 प्लस इधर हो गया 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 3 इधर बचा तो 7 या 21 हो गया इधर। तो ये भागा में आएगा 7 या 21, बस कट तो गया। 3 प्लस, ठीक है, अच्छा 3 प्लस इधर हो गया आपका 6 -14 भागा 21। ठीक है, यही हो गया। अब ये हो गया आपका, इधर 6 है ये यहाँ, है ना। तो ये हो गया 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये हो गया माइनस प्लस 2 दूनी 4 यानी -4 इधर हो गया और इधर हो गया आपका माइनस प्लस माइनस ही होगा 3 यानी -1 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक कार जो है 216 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 30 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। चाल मेरा कितना है 216, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटा करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे इंटू समय होती है 6 5 30, 6 3 18, 3 से इसको काटेंगे 3 7 21, 3 दूनी 6 यानी 72, 5 5 25। तो 5 5 25, 5 दूनी 10, इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10 के 0 हाथ में बचा 1 और 5 7 35 और 1 36 इंटू 5। तो 36 5 क्या होती है 180 होती है ना, 36 5 180 और एगो 0 यानी 1800 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 में बांटा गया है, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। छोटा कौन है, इन दोनों में 5, तो ऊपर में लिखेंगे 5, दोनों मिलाकर कितना हो गया 14 इंटू ये टोटल का मान 154, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 5 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 24√3 फीट वाले ऊंचे एक खड़े खंबे का शिखर एक
सीधी खड़ी मीनार के उन्नयन कोण से 60 डिग्री पर बना हुआ है। जैसे मान के चलिए ये बना आपका 60 डिग्री पर कोण, यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ से यहाँ आपका ऐसे ही आपका बना हुआ है, ठीक है। तो टोटल इसका मान जो आपका दे दिया गया है, ठीक है। तो ए बी ये अगर मान दे देते हैं तो याद रखना, ये अगर मान दे देते हैं टोटल ए बी की मान, अगर यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है और यहाँ आपका ई मान लेते हैं, ठीक है। अब हो रहा है ए बी, जो मीनार की ऊंचाई है वह टोटल ए बी है, मीनार की टोटल ऊंचाई, इसको मान लेते हैं एच। और बी ई का मान दे दिया है 24.√3, मतलब इसका मान दे दिया है 24.√3, ठीक है। और इसका मान टोटल का मान एच दे दिए हैं। तो अब हमें tan 60 निकालना है। तो tan 60 बराबर क्या होती है, √3 इजिकल टू ए ई बटे ई डी हो जाएगा। ए ई बटे ई डी यही तो होगा ना, ए ई बटे ई डी, क्योंकि 60 यहाँ का मान दे दिया 60। तो ए ई का मान क्या हो गया, तो टोटल का मान एच है और 24√3 घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। ए बी माइनस बी ई बराबर ए ई निकल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका एच माइनस 24√3 बटे क्या, उसके बाद क्या हो गया, ई डी। ई डी का मान यहाँ मेरा दे दिया है 60, बस यही तो मैं निकालना है। तो ये हो गया 60√3 बराबर एच माइनस 24√3, ठीक है। अब एच को हम लोग इधरे रखते हैं, ये हो गया 60√3 और ये प्लस प्लस आपका 24√3, इसको मिटा देते हैं प्लस, ठीक है, यही दे दिया। तो हमें यहाँ पर निकाल लेना है, इसको इसको जोड़ देंगे तो 84√3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो एच बराबर 84√3, यही तो पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, x रुपये को 9% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए, ठीक है। तो x रुपये को 9% की दर से 7 वर्ष के लिए, y रुपये को 5.5% की दर से 16 वर्षों के लिए, y रुपये 5.5 की दर से 16 साल के लिए ब्याज दिया गया। तो दोनों का ब्याज कितना हो गया, x बटे वाई, ठीक है, यही है इसका मान है। तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। तो ये जीरो कट जाएगा, पॉइंट अगर हटाएंगे तो इधर और 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इधर गुना होगा, तो गुना अगर करेंगे तो इधर हो गया आपका 9 और इधर क्रॉस गुना करेंगे तो इधर होगा 900x, ठीक है। ये हो गया 900 और ये 7 है, 9 7 63, अच्छा 7 से ये तो कट जाएगा, 7 7 49 7 7 49 50 51 52 3 7 5 35, 75 बार में कट गया 75, ये 75 25 दिया 25 चौक, ये 4 4 16, यानी x बटे y बराबर क्या निकला, तो x बराबर क्या हो गया, उधर का मान 4 और y का मान इधर बराबर, ये 3 इधर आएगा तो ये 3, यानी 4:3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सुवीक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। तो 12% की हानि हुई, यानी 12% की जब हानि हुई तो ये 88 बराबर हो गया, यानी 12% हानि यानी 88 बराबर 88% बराबर कितना हो गया, 198। तो 100 बराबर इसको पहले निकाल लेते हैं। तो 100 बराबर यानी 198 गुना 100 बटे 88, ठीक है। तो ये हो गया 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ठीक है। अगर इसको काटेंगे आधा तो 4 बार में, इसको आधा काटेंगे तो 9 बार में, इसको आधा काटेंगे तो 25 बार में। तो 25 9 क्या होती है, 225। तो ये मेरा निकला 225, ठीक है, 225 निकला। अब हो रहा है कि 8% लाभ हमें कमाना है। तो 8% लाभ यानी 225
इंटू 8% लाभ यानी जोड़ेंगे तो 108/100। ठीक है, तो 25 से काटेंगे तो 25 9 बार में, 25 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 27 गुना 9 243, 243, 27 गुना 9 243 हो गया। अब 243 जो है वह कितना ज़्यादा हो गया था, शुरुआत में हम था 198, 243, तो 198 में 243 कितना ज़्यादा हो गया, तो लगभग 45 ज़्यादा हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक खिलौने का रियायती मूल्य जो है 1470 रुपया है, 16% छूट दे दिया गया तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। यानी बोल रहा है कि 1470 जो दिया था ना वह 16% की छूट के बाद हुआ, यानी कोई भी अगर उसका मूल्य है अंकित मूल्य उस पर 16% की छूट दे दिया, यानी 84/100, उसके बाद कितना आया था 1470 इसका दाम आ गया था। बोल रहा है उसका ओरिजिनल दाम क्या है अंकित मूल्य, तो ये हो गया आपका, इसको काटेंगे तो ये 12 एकम 12, 2 27, 12 दूनी 24, 3 30 नहीं कटेगा, इसको काटते हैं 6 से या 7 से करते हैं, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 0। ठीक है, उसके बाद 3 से करते हैं, 3 4 12, 3 7 21 70। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर, ये ऊपर चल जाएगा उधर तो 7000/4, 7000/4, तो इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 30, 4 7 28। ठीक है, 2 20, 4 5 20 और 1 0, 1750 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, द्विघात समीकरण दिया गया तो एक मूल है यानी b² - 4ac निकालना है। ठीक है, तो b² - 4ac हमें निकालना है, तो b² क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं b। ठीक है, ये हो गया आपका, ये a b और ये c। ठीक है, तो b² यानी इसका स्क्वायर 2ab का, तो 2ab यानी 4ab का स्क्वायर, तो 4ab का स्क्वायर, तो ये a² b² डायरेक्ट अलग अलग लिख सकते हैं, b²। ठीक है, -4ac, a कितना है मेरा, तो a मेरा है आपका a² a प्लस a² a इंटू c मेरा कितना है b² - c²। ठीक है, ये दिया गया। अब देखते हैं, अब ये हो गया आपका 4a² b² माइनस, इसको हल करेंगे इसके साथ फिर एक बार सब के साथ गुना होगा, तो माइनस ये हो गया आपका 4b²। ठीक है, पहले इसको हल करते हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ये -4, ये हो गया आपका, इसको इसके साथ होगा तो b²। ठीक है, प्लस a² प्लस a² b² माइनस c² माइनस a² c², यही होगा। ठीक है, अब 4 के साथ सबके साथ गुना होगा, 4 के साथ सबके साथ गुना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 4a² b² माइनस 4b² माइनस 4a² 4a² b² प्लस 4c² प्लस 4a² c²। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब 4 जो है वह हमें क्या करना है, 4 को c जो भी है जिसके साथ जो अचर संख्या वो उसके साथ एक साथ मिला देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए। अब ये मेरा हो जाएगा आपका 4c² प्लस 4, देखिए 4c², यहाँ है 4c², 4a² c², इसको लिखेंगे क्योंकि ये वाला और ये वाला कट जा रहा है। ठीक है, तो ये 4ac², 4a² c², उसके बाद बच जा रहा है माइनस ये वाला माइनस 4b², यही वाला बच जा रहा है। 4 को हटा देते हैं
तो क्या बच जा रहा है, सिर्फ सी स्क्वायर। 4 को अगर 4 से भाग देते हैं सबको तो 4 हट जाएगा ना, कॉमन ले लेंगे 4, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बच जा रहा है। अब सी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा इजिकल, इसको माइनस बी को उधर ले जाएं तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल निम्नलिखित में से किस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा अगर समान त्रिज्या के वृत्त के अंदर उसको बनाया जाए। तो याद रखना है, समान त्रिज्या के वृत्त के अंदर अगर खींचे गए सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगी वह होगी आपका समबाहु त्रिभुज का। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर सवाल है कि एक्स वाई जेड के कोण की माप वाली जो है एक त्रिभुज है। मान के चलिए ये एक त्रिभुज हो गया, इसका मान हो गया एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। वाई का माप जो है वह 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है कि कॉट एक्स बराबर क्या होगी 15/12। कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स बराबर होती है b/p, यही होती है। तो ये मेरा b हो गया x के हिसाब से, ये मेरा b हो गया, ये हो गया p एक्स जेड। तो मेरा निकालना है h। तो ये अगर 5 है तो p मेरा अगर 12 है तो डेफिनेटली पाइथागोरस प्रमेय से ये मेरा 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो दोनों को जोड़ेंगे 169, तो वह 13 का स्क्वायर है। तो h मेरा क्या निकलेगा 13। अब जो भी पूछ रहा है, जैसे एक्स वाई का मान अगर दे दिया 2.5, यहाँ एक्स वाई का मान कितना है 5, यानी 5 को कितना मान लिया 2.5, यानी क्या किया है 2 से भागा दे दिया। तो उसी तरह बोल रहा है एक्स जेड, तो एक्स जेड अभी हम लोग कितना निकाले थे 13, तो 13 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा लगभग 6.5, तो 6.5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला सवाल, देखिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल है कि वर्ष 2002 से 2005 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2002 से 2002 से कंपनी एक्स का कितना था, तो कंपनी एक्स का जो है 76 है। 2005 में कितना है, तो याद रखना ये 79 है, 79 है। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत की वृद्धि यानी यहाँ अंतर कितना है, तो अंतर हो गया आपका 3 का, परसेंटेज के लिए 100, और लाभ हो रही है ज़्यादा हो रही है यानी छोटी संख्या नीचे, तो 300/76, तो 300/76 लगभग 3.95 राइट आंसर हो जाएगा। तो 3.95 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 5 वर्षों के दौरान किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम है। 5 जो वर्ष में है टोटल कंपनियों का औसत एवरेज हमको निकालना है। तो औसत उत्पादन मतलब टोटल को जोड़ के जे को संख्या उससे भाग दे देंगे। तो कौन कौन कंपनी है, वो एक्स, ये काला वाला एकदम ब्लैक वाला एक्स हो गया, ये एक्स मतलब टोटल फर्स्ट वाला क्या है एक्स है। तो किसका मान कितना 70, 76, ठीक है 73, यहाँ हो गया 73 आपका, उसके बाद 82 और उसके बाद 79, ये सारे को जोड़े तो 380 निकला, यानी सिर्फ एक्स का कितना निकला 380। टोटल की वो संख्या 5 को, तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये 5 से भाग देंगे तो 5 छक 5 7 35 और 5 छक 30, यानी 76 निकला इसका एवरेज। वाई का निकालते हैं, वाई मेरा 5 साल में कितना है, एगो 73 है, एगो 79 है, एगो 76 है, एगो 85 है और एगो 82 है। तो सबको जोड़ेंगे तो मेरा निकलेगा 395, और क्या गो संख्या ये भी 5 गो संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये मेरा कितना निकलेगा 5 7 35 और 5 9 45, ये 79 निकला। जेड वाला निकालेंगे 65, 71, 68, 77 और 74, सबको जोड़ देंगे तो मेरा निकलेगा 355, और 5 संख्या ये भी है तो 5 से भाग दे देंगे, कितना निकलेगा 71। ये तीनों में तीनों का एवरेज है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है।
तो सबसे कम जो है एवरेज किसका है, तो यानी ये जेड का है, तो वही पूछ रहा है, तो सबसे कम किसका है, जेड का। तो जेड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला सवाल। सवाल है कि एक रेलगाड़ी 53 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, देखिए जब भी दूरी अगर निकालना है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ देना है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता, तो क्या मानेंगे x, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 200 है तो 200 प्लस x, यानी टोटल दूरी ये हो गया, तो दूरी बटे चाल, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा है। हमेशा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में होती है, तो यानी इसको छोटा करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, तो इसको छोटा करेंगे तो 5/18 से भाग दे देंगे तो 18 डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा। तो ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल, तो दूरी बटे 40 इक्वल टू क्या, 30 समय, कितना समय लगा था 30 सेकेंड, तो ऑलरेडी ये 30 सेकेंड है। बस इसी को काट छाट कर देना है, 6 5 30, 6 3 18, ये 3 60 जो है 20 बार में काटेगा, ये 5 दूनी 10 यानी 100, और उधर 500 चल गया, तो इधर 500, इधर हो गया 200 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 500 माइनस 200 यानी 300, तो 300 जो है वह आपकी प्लेटफॉर्म की दूरी थी, तो 300 मीटर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान दे दिया है 1386, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी 1386 और पाई नीचे, यानी इसका मान 22 और 7 डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, ये 11 में कटेगा, 11 एकम 11, 2 बचा 28, 11 दूनी 22, 11 चौक 66, ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 छौक 12 और 2 तिया 6 63, तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यह आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 63 गुना 7, तो 63 गुना 7 ये हो जाएगा आपका 441, यानी आर बराबर क्या हो गया अंडर रूट 441, तो ये हो गया आपका 21 का होल स्क्वायर, यानी आर बराबर निकला 21। तो आर बराबर अगर 21 निकला तो परिधि निकालना है वही का, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 अभी निकाले थे, तो 7 या 21 ये हो गया कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 और 22, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी 132 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 की धनराशि 583.2 हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर जो है वह क्या हो जाएगा। देखिए मान के चलिए 500 रुपये कोई धनराशि है P है, तो P इंटू 1 प्लस आर, 1 प्लस आर नहीं पता, बटे 100 इंटू टाइम 2 साल दे दिया, ये मेरा हो जा रहा है आपका कितना 583.20, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 को 0 पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 583, 2 को जी पॉइंट हटा के 20 हो गया, इधर 2 को 0 नीचे पड़ गया, और ये जो है 500 इधर है, इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, इधर बच गया 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब इसको अगर हम 5 से काटेंगे, इसको 5 से, तो ये हो गया 5 से अगर काटेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 चौक मैंने इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बटे 100 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात देखिए, ये 11 66 4 ये किसका स्क्वायर है 108 का, याद रखना ये 108 का स्क्वायर है और ये 100 का, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे 100 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो गया 108 का और इधर 100 का स्क्वायर, बिल्कुल, तो स्क्वायर स्क्वायर ये कट जाएगा, ये 100 भी कट जाएगा, इधर बचेगा 100 एकम 100 यानी 100 प्लस आर बराबर 108, तो ये 100 उधर जाएगा तो 108 में 100 घट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा सिर्फ 8%, तो 8% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डेजी और रोजी को वर्तमान जो आयु के बीच अनुपात है वह
2:3 है। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात 5:8 था, तो 7 वर्ष बाद डेजी की आयु में क्या होगी। ठीक है, देखिए तो मान के चलते हैं डेजी की 2x और रोजी के 3x, यानी 2x/3x। ठीक है, अब पूरा 4 वर्ष पहले, यानी इसमें भी 4 घटाएंगे, इसमें भी 4 घटाएंगे, दोनों का कितना हो जा रहा है 5/8। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 8 दूनी 16x माइनस 8 चौक 32 इजिकल टू ये 5 दिया 15x माइनस 5 चौक 20। ठीक है, ये x 15 इधर आ जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और ये माइनस 32 उधर जाएगा तो प्लस 32, यानी प्लस 32, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 20 और 32 माइनस प्लस माइनस यानी 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना निकला 12। अब जो है आप पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद डेजी की आयु क्या हो जाएगी, तो डेजी वाला कितना था 2x माने थे, x की जगह 12 निकला तो 12 दूनी 24 है ना, और 24 वर्तमान उम्र और 7 साल जोड़ देंगे क्योंकि 7 साल बाद पूछ रहा है, तो 31 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कितने वर्षों में एक रकम 10% की वार्षिक ब्याज की दर से वह तिगुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ईजी सवाल, कोई भी ऐसे सवाल में हमेशा पर जो P है यानी प्रिंसिपल है उसको 100 मानेंगे, तो P इंटू R कितना दे दिया है, नहीं 10% दिया है। टाइम कितना है नहीं पता, कितना वर्ष में वही पूछ रहा है। ये जो है आपका कितना हो जा रहा है 3 गुना। अब सोचिए ये मेरा जो मूलधन है वह मेरा मूलधन का 3 गुना हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा यानी वो क्या बोल रहा है, वो मिश्र धन हो जाएगा। तो जबकि ये फॉर्मूला किसका है, ब्याज का, PRT/100, यह तो एक ब्याज का फॉर्मूला है। तो ब्याज बराबर क्या होती है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन मेरा 300, मूलधन मेरा 100, तो मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो 200 बचेगा, यही मेरा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 कट गया, ये 0 ये 0, x बराबर कितना हो गया 20। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया, बहुत ईजी था। नेक्स्ट आते हैं, मंजू प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 की बचत करता है और उसे उधार पर देकर 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है। 3 वर्ष के अंत में यह कितना हो जाएगा। देखिए बहुत शानदार सवाल है। यहाँ पर जो बोला है इसको साइड कर देते, ठीक है। यहाँ पर जो बोला है कि जो मंजू है वह प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की बचत कर लेता है, ठीक है। तो 200 के हिसाब से जो 3 सालों में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर क्या उसका रेट बढ़ेगा, क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 200 इंटू 1 + 5/100, यानी पहले 5%, यानी 105/100, यानी 21/20, ठीक है। कितना साल के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो पहला साल 3 साल देंगे, यानी इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 3 बार लिखेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 0, ये 2 0, तो टोटल को अगर काट छट कर दिए तो लगभग 231.5 निकला, ठीक है। 231.5, पहला वाला कितना निकला 231.5। फिर दूसरा निकालेंगे, फिर 200 का 21/20, अब 2 साल के लिए, टोटल 3 साल के लिए बोला है। तो तीसरा साल ये हुआ, दूसरा साल ये हुआ, तो इसको काट छाट करना है तो ये मेरा निकलेगा 220.5, ठीक है। फिर तीसरा साल निकालेंगे तो तीसरा साल में एक ही बार लेना है, 21/20, ये 1 0, ये 1 0, ये 10, यानी ये मेरा कितना निकला 210। तो टोटल को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये मेरा 0, ठीक है, ये 266, यानी 662.0 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबको जोड़ दिए थे, सबका ब्याज, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 25,000 पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में 8,000 प्राप्त होती है। ठीक उसी रकम पर उसी दर पर उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा।
बहुत शानदार सवाल है। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ कमी हो रही है रेट की, यानी दर की। तो दर बराबर क्या होती है? तो दर बराबर होती है ब्याज गुना 100। तो ब्याज मेरा कितना है? 8,000। तो 8,000 गुना 100, दर बराबर होती है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है? 25,000 इंटू समय। कितना साल के लिए दिया है? 4 साल के लिए। तो जहाँ 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये 3 को जीरो नीचे, 3 को जीरो ऊपर, खत्म हो गया। 25 चौक 100 और ये 4 खत्म, यानी 8। आर बराबर कितना निकला? 8%। ठीक है, अब उसी को हम लोग को ब्याज निकालना है, तो यही लिखेंगे 25,000 इंटू 8% जोड़ देना है लाभ के आधार पर। तो 108/100 हो जाएगा, यानी 108/100। ठीक है, किस साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 4 बार लिखना पड़ेगा 108/100, 108/100, 108/100। या इसको काट छाट के लिख सकते हैं आप 27/25, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अगर काट छाट दे देंगे और गुना कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा आपका कितना? तो ये मेरा निकल जाएगा आपका लगभग निकल जाएगा आपका 2। ठीक है, 25,000 टोटल हो जाएगा। गुना करेंगे तो 25,000 इधर 108/100। तो ब्याज के दर पर निकल जाएगा 25,000 2। ठीक है, 1,043 ये निकल जाएगा 34,012.22 यही निकल जाएगा टोटल को गुना करने के बाद। ठीक है, इसको टोटल को गुना करके छांट देंगे, ये मेरा निकल जाएगा। अब ये मेरा क्या निकला? मिश्र धन। पूछ क्या रहा है? ब्याज। ब्याज मतलब टोटल ब्याज 25,000 से घटा देंगे, तो 25,000 से 34,000 जो है वह घटा देंगे, तो मेरा निकल जाएगा 9,012.22 यही निकलेगा। ठीक है, तो 9,012.22 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। देखिए, बहुत शानदार सवाल। एक वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या जो है 1.75 मीटर है। 44 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगा? सबसे पहले पहिया का चक्कर ऐसे ही लगता है, यानी ये बाउंड्री, यानी ये किस माप में आते हैं? परिमाप में, यानी 2πr। परिमाप क्या आती है? वृत्त के परिमाप 2πr। तो 2 इंटू पाई आर यानी 1.75। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 5 35, तो 22 दूनी 44 हो गया। 44 को 0.25 से गुना करेंगे, यानी आधा और आधा करेंगे, तो लगभग 44 का आधा 22, उसका आधा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 2πr मतलब ये जो हम निकाले अभी परिधि, वृत्त का परिधि कितना निकला? 11 मीटर। अब चक्करों की संख्या निकालेंगे, सर्कल चक्कर की संख्या। तो चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा? जो टोटल कितना दूरी जाएगा? यह 44 किलोमीटर। किलोमीटर बोल रहा है ना, मतलब 1,000 से भाग देंगे, 1,000 गुना करेंगे। क्यों? ताकि ये मीटर में बन जाएगा। और मीटर मेरा जो एक पहिए का परिधि है वो हो जाएगा आपका 11। तो इससे भाग देते हैं, 11 चौक 44 और इधर 3 को 0, 4,000। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि किसी धनराशि को 160 पुरुषों और कुछ स्त्रियों के बीच 16:21 के रूप में बांटा गया। प्रति पुरुष को 4 रुपये और प्रति स्त्री को 3 रुपये प्राप्त होती है। तो स्त्रियों की संख्या निर्धारित करनी है। देखिए, पुरुषों की मिली कुल धनराशि कितना हो जाएगा? तो टोटल 160 मिल रही है। ठीक है, 160 पुरुष है और किस हिसाब से मिल रही है? तो 4 रुपये के हिसाब से। तो 160 गुना 4 हो जाएगा आपका 16 चौक 64, यानी 640। ठीक है, 640 रुपये। महिलाओं की स्थिति क्या है? तो महिलाओं की स्थिति किस हिसाब से माने थे? तो महिलाओं की स्थिति माने थे आपका कुल धनराशि 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है,
तो 3 रुपये के हिसाब से माने तो 3 रुपये के हिसाब से तो 3x ले लेते हैं, क्योंकि उसका पुरुष वाला पुरुष की संख्या दे दिया था 160, लेकिन स्त्रियों की संख्या नहीं दिया है ना, तो स्त्रियों की संख्या नहीं दिया है तो 3x मान लेते हैं महिला वाला, स्त्रियों की संख्या x मान लेते हैं तो 3x। अब मान के चलिए पुरुषों की संख्या 640, स्त्रियों की संख्या और रुपया मिला के 640 और स्त्री की संख्या 3x। ये दोनों का अनुपात कितना दे दिया गया है 16/21। बस इसी को तो हल कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 चौक 64 यानी 40। अब 40 को इधर से गुना करेंगे तो 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 840। अब 3x बराबर 840, तो x बराबर क्या हो जाएगा 840/3 यानी 3 दूनी 6, 3 8 24 और 1 0 यानी 280। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित का सर्वश्रेष्ठ लगभग मान कितना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 920, क्योंकि 0.9 के बाद एक बढ़ा ही देते हैं तो 920 हो जाएगा भागा। इसको मान लेते हैं 25, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका वैल्यू नहीं तो 25। इसको मान लेते हैं 14 तो गुना 14। तो बॉडमास के आधार पे सबसे पहले क्या करेंगे भाग देना है, तो भाग देना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 920/25 इंटू 14, ठीक है। अब 5 से इसको काटते हैं, 5 5 25, इधर काटेंगे तो 5 एकम 5 और 4 बचा 4, 42, 5 8 40 और 2 20, 5 चौक 20, ये हो गया। अब इधर 14 गुना 184 करते हैं, ठीक है। 14 गुना 184 करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 2576। सॉरी 2576 है, 2576 हो जाएगा और नीचे 5 है तो भागा 5 कितना हो जाएगा तो लगभग 515, 515.2 हो जाएगा तो लगभग 515 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मीना ने एक मोबाइल सेट अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा, यानी अगर मान के चलिए अंकित मूल्य 100 है तो 20% छूट यानी 80। उसे 16,800 में बेचने पर 800 रुपये का लाभ हुआ, तो मोबाइल सेट का अंकित मूल्य क्या था। देखिए बहुत शानदार सवाल है। अगर मान के चलिए 800 रुपया लाभ हुआ, 16,800 में बेचने पर 800 लाभ हुआ, तो पूरा पूरी कितना इसका विक्रय मूल्य हो गया था 1600 रुपया। ठीक है 16,000, पूरा पूरी 16,000 हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें ना 80% की छूट दिए जाने के बाद 16,000 हुआ था, यानी एक्स का कितना दाम था उसी का 80% निकालेंगे तो ये मेरा 16,000 निकला था, वही एक्स का मान निकालना। तो ये देखिए 1 0 ये 1 0, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये इधर हो गया आपका 2 और इधर 3 को 0, 1 को 4 को 0, यानी 20,000। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सोहन ने एक वस्तु 6500 रुपये में खरीदी और 24% लाभ पर उसे बेच दिया। फिर उसने उस धनराशि से दूसरी वस्तु खरीदी और 20% की हानि पर बेच दिया। अंत में कुल लाभ या हानि क्या होगा। देखिए सोहन ने क्या किया, सबसे पहले 6500 रुपये में कोई सामान खरीदा और 24% की लाभ पर बेच दिया, यानी 124/100। ये जो 2 0 ये 2 0 कट गया तो 124 गुना 65 हो जाएगा आपका 80-60, यानी इतना हम बेच रहा है। दूसरा बोल रहा है कि फिर वही एगो सामान लिया, दूसरा विक्रय मूल्य मतलब वही सामान को 80-60 को वही 80-60 को क्या किया 20% की हानि पर, यानी 80/100 में बेच दिया। ठीक है, ये 2 0 ये ऊपर में 2 0, तो 806 गुना 8 6 48, 8 8 64,
यानी 6448 हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो हानि कितना हो रहा था, शुरू में 6500, अब हो गया कितना, तो 6448। तो 6500 माइनस 6448 तो लगभग हो जाएगा 52। तो 52 का जो है आपका क्या हो रही है, तो 52 का आपका हानि हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 58 स्क्वायर को एक संख्या के वर्ग में जोड़ दिया जाता है तो उसका उत्तर 12200 प्राप्त होती है, वह कौन सी संख्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि यदि 58 स्क्वायर को एक संख्या के वर्ग, यानी संख्या नहीं पता तो उसी संख्या कोई संख्या x मान ले तो उसके वर्ग में जोड़ दिया जाता है तो मुझे प्राप्त होती है 12200। समझ गए यहाँ तक, बिल्कुल। अब 12200 मिल गया तो 58 का स्क्वायर कितना होती है, तो यह रखना है 3364। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3364 इजकल टू 12200। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 12200 माइनस 3364। अब 12200 में 3364 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 8836 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x इधर रहेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। अब 8836 किसका स्क्वायर है, तो याद रखना ये x बराबर 8836 94 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 8463 है, छोटी संख्याओं का मान क्या होगा। तो याद रखना, जैसे मान के चलिए दो क्रमिक संख्या है। ठीक है, तो दो क्रमिक संख्या है तो ऑप्शन के आधार पे मान लेते हैं, इसको और इसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको और इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक वाला गुना कर देंगे। 9 इधर है, इधर 1 है, तो 9 एकम 9, लास्ट में 9 नहीं है, पहला वाला गलत। दूसरा वाला इसको और इसको मानते हैं, 91 93 को 3 एकम 3, हाँ तो यही तो हो जाएगा। ठीक है, 91 और 93 को गुना करिए, 3 एकम 3 लास्ट में आ रहा था, यहाँ भी 3 है, तो उसको गुना करेंगे तो लगभग 8463 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है, कौन सा छोटी संख्या है, 91। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, 3 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10, मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, और यदि इस संख्या को अंकों को पलट कर लिखते हैं तो इस संख्या में 99 की वृद्धि हो जाती है। देखिए 3 अंकों वाली ऐसे संख्या एकदम ऑप्शन से ही बनाना है, डेफिनेटली ऑप्शन से बहुत ईजी वे में बने। 3 अंकों वाली संख्या जो है वो टोटल का योग जो है ना वह 10 है। ठीक है, टोटल का योग कितना है, 10। अब मान के चलिए अगर टोटल संख्या का 10 है तो टोटल तीनों में से, तो ऑप्शन में तीनों में से 10 है। बोल रहा है कि मध्य अंक जो है ना वह अन्य दोनों अंकों के योग के बराबर है। मध्य अंक जो दिया गया है, या देखिए ऑप्शन 1, मध्य अंक में कितना है 5, बाहर में कितना 2 और 3, वो दोनों का जोड़ने से कितना हो जा रहा है, वो भी 5 आ रहा है। वही बोल रहा है कि दोनों के बराबर है, मध्य अंक वाला और बाहर दोनों को जोड़ने के बाद जो जितना आ रहा है वह दोनों बराबर है। तो ऑप्शन 1 पहला सही है, क्यों, क्योंकि और मध्य अंक बीच में और है ही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन के आधार पर सही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि खाली अगर मान के चलिए बीच वाले अंकों को छोड़ देते हैं और बाकी को पलट देते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ कितना 253, और बीच वाला रहने देते हैं और इसको पलट देते हैं 2 इधर 3, ये दोनों का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर 99 होनी चाहिए। तो बिल्कुल 352 में 253 घटाएंगे तो 299 तो होगा ही, तो पहला ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट आते हैं, किसी संख्या को 88% और उसके 55% के बीच का अंतर 1485 है। यानी कोई भी अगर संख्या दे दिया गया है, ठीक है, उस संख्या का 88% माइनस 55%, माइनस है ये भागा नहीं है ना, 55% बराबर कितना है 1485। ठीक है, अब 88 में 55 घटाएंगे तो लगभग 33 आ जाएगा, तो x का 33%। ठीक है, ये 100 नीचे उधर डायरेक्ट लिख देंगे, ऊपर उधर, तो 1485 और इंटू 2 को 0, ये 100 उधर चल गया। ठीक है,
अब x बराबर मेरा क्या निकलेगा, तो x बराबर निकलेगा, ये इसको काटते हैं 1485 और 2 जीरो बटे 33, तो 11 से काटते हैं, 11 तिया 33, इधर काटते 11 कम 11, 3 38, 11 तिया 33, 11 पचे 55 और 2 जीरो, फिर 3 से काटते हैं, 3 4 12, 3 पचे 15 और 2 जीरो, यानी 4500। तो 4500 राइट आंसर हो गया। अच्छा, उस संख्या का अंतर इतना है तो 4500 संख्या निकल गया, उस संख्या का 45% क्या होगा, तो 4500 का 45% क्या हो जाएगा, 4500 का 45%, ये 2 जीरो कट गया, तो 4500 का 45% यानी 45 गुना 45, 2025, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 3 छात्र ए बी सी द्वारा इस प्रकार एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता जो है वह इतना दिया गया, प्रश्न हल करने की प्रायिकता जो है वह क्या होगी। देखिए बहुत शानदार सवाल, प्रोबेबिलिटी से सवाल एक डेफिनेटली बनेंगे, ये याद रखना। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हमें 3/7 दे दिया गया, यानी 3/7, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है 3/7, ना होने की प्रायिकता जो है वह कितना हो जाएगा 4/7, क्योंकि इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/7। इसमें कितना हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो 5, ये 9 में 5 करते हैं तो ये भी 4/9 हो जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो ये 5 में 1 गया तो 4 नीचे 5, तो ये तीनों को गुना कर देना है, ठीक है। तो तीनों को गुना करेंगे तो 40 40 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, और 5 9 45, और 45 5 315 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको इससे घटा देना है, पहले हम लोग ना में आए थे, फिर घटा दे रहे हैं मैंने, फिर हाँ में आ जाएंगे, तो फिर यस में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 315 में 64 घट जाएगा तो 251/315 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, a² + 2a का पावर 22 इंटू 4a का पावर 23 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a² जो दिया गया ना यहाँ पर, वहाँ हम लोग को जो गुना में संख्या है उसको गुना बाहर कर देंगे, मतलब 2 और 4 को बाहर कर देंगे, वहाँ सिर्फ बचेगा कितना, a² जो पावर में है, a का पावर ऊपर में क्या है यहाँ 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पावर में कितना है 22, तो यहाँ 22 लिखेंगे, प्लस यहाँ पावर में कितना है 23, तो यहाँ 23 लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आपका 8 4 दूनी 8, और a का पावर कितना हो जाएगा, तो ऊपर में सबको जोड़ देंगे 22 और 23, 45 2 47, 8 a का पावर 47, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ का सवाल 30 नंबर जो है खत्म हो गया है। 30 जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ें, उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी तरीके से बताएं वो बहुत ही इजी वे में हम लोग समझें। अब हम लोग आते हैं जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग यानी रीजनिंग का सवाल 30 सवाल जो कि NTPC 2025 का सेट प्रैक्टिस के रूप में 30 सवाल रीजनिंग का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही ईजी वे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे 48 दिया गया है, 48 को 75 कहा, फिर 108, तो 48 का 75 कितना अंतर है 27 का, फिर 75 से 108 कितना अंतर है, तो यार में ये 33 का अंतर है, फिर 108 में कितना अंतर रहेगा, देखिए यहाँ कितना अंतर है 6 का, तो अगला वाला 6 जोड़ेंगे, तो 33 में हम लोग 39 जोड़ देंगे, 33 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। अब वही 108 में 39 जोड़ देना है, तो 108 में 39 जोड़ देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 147, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शब्द जो दिए गए संबंध में सर्वोत्तम ढंग से परिपूर्ण होती है। जैसे मोची सुआ रखता है, उसी तरह नाई क्या रखता है, कैंची रखता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर को अगर मान के चलिए ये कहा गया तो रिमसैक को क्या बोलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ आर का मतलब यहाँ क्या है 3, तो यहाँ भी आर का मतलब पहले 3 लिखेंगे, फिर आई का मतलब यहाँ क्या है 5, तो यहाँ का मतलब भी 5 रखेंगे, फिर यहाँ एम, तो यहाँ का एम का मतलब
यहाँ एम तीसरा नंबर में 7 है, रिम हो गया। अब यहाँ एस, तो एस इधर से तीसरा नंबर 4 है तो यहाँ 4 है। फिर यहाँ एच तो इधर चौथा नंबर 2 है तो 2 है। ए तो यहाँ ए है दूसरा नंबर में, इधर दूसरा नंबर में 1 है तो यहाँ 1 हो गया। फिर के तो यहाँ फर्स्ट में के है, फिर यहाँ 8 है तो ये हो जाएगा 3 5 7 4 2 1 8, 3 5 7 4 2 1 8, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चारों में से भिन्न कौन है? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन या सूक्ष्म दर्शी? तो देखिए चारों में से भिन्न अगर देखा जाए तो सबसे भिन्न है सूक्ष्म जीव, क्योंकि एक जीव है और ये सारे क्या है, ये सारे जो आपका युक्तियाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो 2 3 4 ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सूक्ष्म जीव एक जीव है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 3 के उल्टा जो है वह कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ भी 4, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो जब 2 को मैच कर गया और तीसरा वाला मैच नहीं कर रहा है तो याद रखना तीसरा वाला हमेशा अगला वाला से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कौन सा विकल्प शब्दों का तार्किक क्रम जो है वह बताता है? सबसे पहले तो हम लोग क्या लाएंगे, बाजार से बीज लाएंगे यानी 3। उसके बाद बीज से क्या बनेगा, पौधा यानी 1। उसके बाद क्या बनेगा, पौधा हमको क्या देगा, कपास देगा, अगर कपास का पौधा लाया तो 5। फिर हमको धागा देगा यानी 2। फिर हमको शर्ट बनाएगा यानी 4, यानी 3 1 5 2 4, तो 3 1 5 2 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। विजय पश्चिम की ओर 10 मीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। देखिए विजय जब आपका पश्चिम की ओर 10 मीटर जाता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है, अंत में वह दाएं 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री इतना, और सीधे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये मेरा दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। JDLHF ये स्टेशन जा रहे हैं, प्रत्येक अलग अलग समय पर पहुंचेगा। L जो है वह केवल J के बाद पहुंचेगा, केवल J के बाद जो है वह L पहुंचेगा, यानी सबसे पहले कौन जा रहा है, J, उसके बाद L। ठीक है, अब बोल रहा है तथा D केवल F से पहले पहुंचेगा, यानी D जहां भी है केवल F से पहले पहुंचा, तो बीच में सिर्फ कौन बचे जा रहा है आपका, बीच में H बचे रहा है, यानी सबसे पहले J पहुंचा, सबसे लास्ट में F पहुंचा, तीसरे नंबर पर कौन है तो H। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं। चलिए बोर्डमास का सवाल बहुत शानदार। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया है, 20 लिखेंगे। यहाँ R का मतलब क्या किया गया, R का मतलब भागा दे दिया गया, तो यहाँ भागा लिखेंगे 5। फिर यहाँ W है तो W का मतलब प्लस दे दिया गया, फिर 12। फिर M है तो M का मतलब माइनस दे दिया, और यहाँ फिर 3 है, फिर प्लस P है तो P का मतलब गुना दे दिया 4, बस 3 4 इधर 12 माइनस इधर प्लस 12, और ये हो जाएगा आपका 5 भागा 20। ये देखिए प्लस और माइनस खत्म, 5 चौक 20, 4, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहे हैं। मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है, एक की पत्नी मर चुकी है तथा 2 का तलाक हो चुका है। यदि वे 4 बच्चों को पिकनिक पर ले जाते हैं तो कितने सदस्य पिकनिक पर जाएंगे? बहुत ही रीजनिंग का सवाल ज़बरदस्त है। देखिए 2 मित्र की पत्नियां यानी 2 पति पत्नी, 2 जोड़ा, तो यानी ये 2 में 4 हो जाएगा। अब बोल रहा एक मित्र अविवाहित है, यानी एक आदमी है, उसका पत्नी नहीं, ठीक है, एक सदस्य हो गया। एक मित्र की पत्नी भी मर गई, यानी वो भी एक आदमी है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि मित्रों का तलाक भी हो चुका है, यानी दो सदस्य केवल ही बचा है, पति पत्नी नहीं है, तलाक हो चुका जो भी है, दो मित्र या तो पत्नी है या पति है, दोनों एक को सिंगल ही है, सिंगल सिंगल है दोनों। अब बोल रहा है कि टोटल फिर 4 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे भी है, ठीक है, 4 बच्चे भी, बस आप सबको जोड़ देना, 4 और 4 8, 2 10, 2 12, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 12 आदमी गया पिकनिक में। इंटरचेंज को ये कहा गया, तो कंडीशनल को क्या बोला जाएगा, देखिए इंटरचेंज, एक थोड़ा खाली समझ जाइएगा कि क्या इसमें रिलेट है, बस अगला लो आप भी बना सकते हैं। NITRECANEG, ठीक है, ये दिया। अच्छा देखिए ना, ये ई, ये जी, ये ए, ये AN एच यहाँ है, ए यहाँ, ये इधर इधर बदला होगा, ये उधर उधर, ये पलटी पलटी, ये एक दूसरे से सब पलटी हो रहा है, और बीच वाला जो सी है ना वही खाली चेंज नहीं हुआ है, बस वही तो हम लोग को चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे CONDITIONAL, कंडीशनल, ठीक है। तो OCDN, ठीक है, इधर हो गया L, इधर हो गया A। तो ऐसे ही कर दें तो कौन वाला मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, खाली बीच वाला एगो नहीं मिलेगा, एगो सीधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्थिति दे दिया गया, निष्कर्ष दे दिया गया है, अब हमें ढूंढना है कि कौन सा कथन सही जा रहा है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि पिछले 15 वर्षों से दुनिया की मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% का उत्पाद जो है देश के से आते हैं। हालांकि देश के की मिट्टी के बर्तन जो है उद्योग में पिछले 3 वर्षों में हर साल रोजगार 5 से 9% की लगातार गिरावट आ चुकी है, ठीक है, ये रहा आपका कथन। अब दे दिया गया है कारण। कारण बोला है कि रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त तो कुम्हार है, यानी ये सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास कुम्हार है तब तो वो बेच रहे हैं ना बस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 75% उत्पाद, तो पहला सही है। दूसरा, देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग को काफ़ी कमी हुई है जिससे कुम्हारों की रुचि कम हुई, ये गलत है, कुम्हारों की रुचि कम नहीं हुई है, कुम्हारों की रुचि में कोई हताश नहीं हुई है, तभी तो मतलब जो उत्पाद है प्रोडक्शन वो कमी नहीं हो रही है और वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच भी रहा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक निष्कर्ष कर रहा है, यानी 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 83 नंबर सवाल आते हैं, समूह में से जो है वह कौन अलग है। देखिए EIGHT RUST स्प्रिंट 7, अच्छा 7 में 2 को वोवेल है ना, बाकी सब में 1 को वोवेल है, यू, यहाँ यू हो गया 1 वोवेल, आई हो गया 1 वोवेल, आई हो गया 1 वोवेल, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 को वोवेल है। 84 नंबर सवाल आते हैं, देखिए GHIJ अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, IJKL TUVW MNOP, नहीं ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से चारों में से कोई एक अलग है। B और F दे दिया गया, B और F के बीच में कितना अंतर है, B का मतलब 2, F का मतलब 6, यानी 4 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, J का मतलब 10, N का मतलब 14, यानी इसके मतलब भी 4 का अंतर है, इसका P 16 20, इसका मतलब भी, इसके मतलब भी ये, इसके अंतर में भी 4 है। TSTUVW इसके अंतर तो 2 ही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कथन गलत है, 121 से 146 हो गया, तो 121 से 146 यानी 25 जुड़ रहा है, 146 से 196 यानी 50 जुड़ रहा है, अच्छा डबल 25 50, अच्छा फिर वही कम हो गया ना, यानी फिर 25 से जोड़ना चाहिए, तो 196 में 25 जोड़ेंगे तो 200
21 होना चाहिए ना, तो 220 जा रहा है, तो 221 होना चाहिए, यानी ये 220, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत शानदार सवाल है। पूरा 3 फिर 5 फिर 8 13 22 है, उसके बाद क्या हो जाएगा। देखिए 3 से 5 कितना जोड़ा, 2, यहाँ 2 का अंतर है, फिर यहाँ 3 का अंतर है, फिर यहाँ 5 का अंतर है, फिर यहाँ 8 5 13, हाँ, तो 13 7 8 9 का अंतर है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 3 5 उसके बाद 9, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो 17 जुड़ना चाहिए, तो 22 में 17 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 जुड़ेगा, 15 तो नहीं जुड़ेगा, जिससे 37 आएगा, तो पहला तीसरा गलत। ठीक है, 16 तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो भी एक देखा जाए तो कटेबल है, सम संख्या है, तो वो नहीं आएगा, 38 आ जाता। 18 भी नहीं जुड़ेगा जिससे 40 आए, तो 17 एक राइट आंसर हो जाएगा, जो जुड़ने से 37 आ जा रहा है, यानी 39 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 8 15 और 26, अगला वाला क्या हो जाएगा। देखिए बहुत शानदार सवाल। सबसे पहले यहाँ कितना जुड़ा, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7। ठीक है, फिर यहाँ 11 जुड़ रहा है, तो अगला वाला क्या जुड़ेगा, तो अगला वाला कितना जुड़ेगा, 1 2 4 7, यहाँ 11, यहाँ 7, यहाँ 11, तो अगला 16 जुड़ेगा, तो 26 और 16 42, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि परवीन की माता सोहन की माता की पुत्री है, परवीन की माता जो भी है सोहन की माता की पुत्री है, सोहन की माता की पुत्री है, यानी सोहन और परवीन की माता भाई बहन है, तो बोल रहा है सोहन का परवीन से क्या संबंध है। तो सोहन और परवीन से, सोहन का परवीन से क्या संबंध है, तो ये इसका मम्मी का भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। 18 दूनी 36 और 1 37, 37 दूनी 74 और 1 75, 75 दूनी 150 और 1 151, 151 दूनी 302 और 1 303, 303 दूनी 606 और 1 600, 607 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाए 607। नेक्स्ट आते हैं, 3 का पहाड़, 3 से 15 गया, फिर 35, फिर खाली जगह, फिर 99। देखिए 3 से 15 का अंतर कितना है, 12 का। 15 से 35 का अंतर कितना है, 20 का। ठीक है, 12 और 20 कितना जुड़ा, 8। अगर मान के चलिए फिर 8 जोड़ देते हैं यानी 28, तो 35 में 8 जोड़ देंगे तो 8 5 13 यानी 63 हो जाएगा। फिर यहाँ 28 में 8 जोड़ देंगे तो 36 होना चाहिए, और 36 को 63 से जोड़ेंगे तो 99 हो जा रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 को जुड़ते जा रहा था। अगला सवाल, एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में किसी तीरंदाजी को यह सही निशाना लगाने पर 1 रुपया दिया जाता है, जबकि एक गलत निशाना लगाने पर 2 रुपया दंड मिलता है। 100 बार निशान लगाने के बाद उसे 40 रुपया अर्जित हुआ, तो उसने कितने जो है सही निशान, कितने निशान सही नहीं लगाए थे, मतलब कितने गलत निशान लगाए थे, सवाल कर रहा है। मान के चलिए टोटल 100 सही जो है वह लगाया है, तो गलत कितना हो जाएगा, 100/x, ये सही वाला ये गलत वाला। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल जो है उसने कितना लगाया था, x/2, 2 रुपया दंड था, और वही जो है सही में 100 - x, और दोनों को गुना करने के बाद कितना देना चाहिए, 40 रुपये, वो कमा गया। बस इसी को तो हल करना। तो ये मेरा हो जाएगा x - 200 प्लस ये हो जाएगा आपका 2x, माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 40। तो 2x और इधर हो गया आपका 3x।
ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x माइनस 200 उधर चल जाएगा तो प्लस 200, यानी ये हो जाएगा आपका 240। तो 3 8 24 यानी 80। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 जो है वह निशान लगाए थे। अच्छा, गलत निशान को बोल रहा है ना, तो 80 का 20 हो जाएगा, गलत जो है 20 लगाया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मद्रास को 112 कहा तो जम्मू को 82 कहा तो पंजाब को कितना बोलागा। देखिए क्या किया है, मद्रास को जितना भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसी को जोड़ दिया। एम का कितना होता है तो 13, ए का कितना होता है 1, डी का कितना होता है 4, आर का कितना होता है 18 और ए का कितना होता है 1, एस का होता है 19। सबको जोड़ देंगे तो सबको जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, लगभग सबको जोड़ने के बाद 106 हो जा रहा है। एक 106 नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या किया है, अच्छा जस्ट उसका उल्टा किया है, यानी एम का उल्टा कितना होता है एन है, तो एन का 14 होती है। ए का उल्टा होता है जेड, तो जेड का 26 होता है। डी का होता है डब्लू, यानी डब्लू का होता है 23। ठीक है, आर का होता है 18, यानी आर इंडियन रेलवे, तो आई हो गया उसका उल्टा, आई का होता है 9। ए का उल्टा होता है जेड, फिर यानी 26। फिर एस हाई स्कूल, यानी एस का उल्टा एच, एच का हो जाएगा 8। सबको जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा और उसको 2 से गुना कर दिए तो याद रखना ये हो जाएगा 112। बस यही किया है। ठीक है, बस पंजाब को उसी तरह हम लोग बना देना। पंजाब को कितना हो जाएगा पी 16, तो पी के उल्टा होता है पी के, तो पी के का होता है 11, तो 11 हो जाएगा। प्लस यू उफ होती है ना, उफ उल्टा, यू का उल्टा एफ, तो एफ का कितना हो जाएगा 6, प्लस एन यही जस्ट उल्टा है, तो एन का एम हो जाएगा तो यानी 13, प्लस जे, तो जे मेरा कितना हो जाएगा जे, तो जे का उल्टा कितना हो जाएगा क्यू, जे क्यू होती है 17। ठीक है, ए का 26 और बी का वाई यानी 25। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98। उसी को फिर 2 से गुना कर देंगे तो नहीं 98 हो जाएगा, 98 नहीं, सबको जोड़ने के बाद जो है आपका 49 आएगा ना। अच्छा सॉरी, ये जो है 102 106 आ रहा था, तो 6 को संख्या इसलिए 6 को जोड़ दिए थे, दोगुना नहीं किया है। तो ये 98 और इसमें के को संख्या है तो इसमें भी 6 को जोड़ देना है, 6 को संख्या है तो 6 को जोड़ देंगे तो 98 और 6 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोगुना नहीं किया था, डायरेक्ट 6 को जोड़ दिया था। चलिए 94 नंबर सवाल है, बहुत ही कम सवाल बचा हुआ है। ठीक है, कथन दे दिया गया है, प्रश्न के आधार पे हमें ढूंढना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रश्न दे दिया PQRSTU भी जो 7 व्यक्ति पंक्ति की ओर खड़े हैं और सभी उत्तर की दिशा की ओर मुख मतलब देख रहा है। टी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, टी के बाएं से दूसरे स्थान पर जो है वह कौन बैठा हुआ है, यह हमें निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं, एक व्यक्ति है तो व्यक्ति आपका हो गया PQRSTU भी 7 को, 7 को हम लोग पहले खींचते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को खींच लिए। यू के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर और आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। यू जो है ना आर के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यू दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर यानी यहाँ यू है, और आर के बाएं से दूसरे स्थान पर यानी आर यहाँ है। ये हुआ कथन 1। दूसरा बोल रहा है क्यू टी के ठीक दाएं खड़ा है, क्यू जो है ना टी के ठीक दाएं खड़ा है, यानी टी जहां भी है यहाँ क्यू हो जाएगा। अब बोल रहा है कि
क्यू पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। क्यू जो है ना पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, क्यू पी के बाएं से। अच्छा, तब यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, सवाल यहाँ कर रहा था तो यहाँ सवाल कर रहा था कि टी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो टी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर यहाँ कौन बैठा हुआ है, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, तो दो को कंफर्म नहीं है, तो दोनों से हमको उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राजीव की आयु संजीव की आयु की दुगुनी है, लेकिन रमेश से दुगुनी आयु छोटी आयु का है। ठीक है, जैसे संजीव की आयु x मान लेते हैं, तो राजीव की आयु क्या हो जाएगा, इसका जस्ट 2 गुना यानी 2x। तो रमेश की आयु क्या हो जाएगा, रमेश की आयु हो जाएगा इसका 2 गुना यानी 4x। अब बोल रहा है कि हाँ, भगत की आयु संजीव की आयु की आधी है, लेकिन नीरज की आयु से दुगुनी है, यानी भगत की आयु कितना हो जाएगा, संजीव की आयु की आधी, यानी संजीव का x माने तो उसका आधा यानी 1/2। अब नीरज की आयु से दुगुनी है, यानी नीरज की आयु कितना हो जाएगा, नीरज की आयु कितना हो जाएगा, ये नीरज की आयु से दुगुनी है, यानी ये इससे दुगुनी है भरत से, तो 1/4 हो जाएगा, तब ना दुगुना हो जाएगा। ठीक है, इसे दुगुना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कौन से दो व्यक्तियों का जोड़ा सबसे बड़ा और सबसे छोटा आयु का है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आयु का एगो तो हो गया आपका रमेश, क्योंकि ये 4x है, और सबसे छोटा हो गया आपका एक हो गया भगत। रमेश और नीरज हो गया, ये सबसे छोटा 1/4, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मित्रों के एक समूह के एक अष्टभुज के किनारे एक अवस्था में बैठा हुआ है, सभी एक केंद्र की ओर बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए कितना दे दिया गया, अष्टभुज यानी 8 व्यक्ति, 8 व्यक्ति जो है आपका अष्टभुज में बैठा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति केंद्र की ओर बैठा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि माया विकर्णीय रूप से रजनी के विपरीत है। माया जहाँ भी है, मान लेते हैं माया यहाँ है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट में कौन है, रजनी। ठीक है, अब बोल रहा है जो शशि के दाएं ओर से है, यानी शशि के दाएं ओर से है, तो कौन, रजनी जो है शशि के दाएं ओर से है, यानी ये शशि यहाँ हो जाएगा। रमेश शशि के आगे ठीक बगल में बैठा हुआ है, रमेश ठीक बगल में किसके, शशि, तो यहाँ रमेश हो जाएगा, तब अपने शशि के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, रमेश। अब बोल रहा है कि और गोपाल के विपरीत है, यानी रमेश जो है गोपाल के विपरीत है, तो रमेश अगर यहाँ है तो गोपाल यहाँ हो जाएगा। जो चिराग के बाईं ओर है, यानी चिराग तब यहाँ हो जाएगा। सविता माया के दाईं ओर नहीं बैठी हुई है, यानी सविता कहीं एक जगह बैठा लेते हैं, सविता, और बच गया कौन, तो शीला, शीला को बच गया ना, लेकिन शीला के विपरीत बैठी है, तो शीला यहाँ हो जाएगी। अब बोल रहा है कि शीला के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो शीला के दाईं ओर, शीला के दाईं ओर कौन है, रमेश है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, रमेश। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण की ओर मुख करके राम चलना शुरू करता है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुख करके राम चलना शुरू करता है, और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। 30 मीटर चला और बाएं मुड़ा, फिर 25 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, फिर 30 मीटर चलने के बाद जो है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर रहेगा, तो 25 में रहेगा ना, और किस दिशा में रहेगा, तो पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, श्री सोहन लाल की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी अगर सोहन लाल की आयु, अगर मान के चलिए पुत्र की आयु x मान लेते हैं, तो सोहन लाल की आयु कितना हो जाएगा, 4 गुनी यानी 4x। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल, यानी 4 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, 4 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, और तीनों सबको जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 43।
तो ये 4x और 1x 5x प्लस 4 और 4 8, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 8 उधर चल जाएगा, तो 8 उधर चल जाएगा यानी 35 घट जाएगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो वही x माने थे पुत्र का, तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 99। A to Z जस्ट उसका उल्टा, DW उसका उल्टा, GT रोड उसका उल्टा, MN जस्ट उसका उल्टा, तो देखिए एक JQ जस्ट उसका उल्टा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, असंगत को ढूंढना, ठीक है, कौन सा जो है वह असंगत है, यहाँ देखते हैं। ये वाला तो मैच कर जा रहा है, ठीक है, ये वाला भी मैच कर जा रहा है, ये वाला भी मैच कर जा रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है। स्टार और जस्ट उसका ओ, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका गलत जा रहा है। ये जो क्रॉस किया है इसके हिसाब से नहीं मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रीवियस ईयर सवाल जो सॉल्व पेपर मैथ रीजनिंग प्लस जो सारे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अंत तक यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा आपका 20वां लेक्चर था जो कि CBT 1 NTPC का। इससे पहले मैंने 19 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करें।